तो कैसे इस चीज से निकलेंगे बाहर? सर ने बात उठाई, परिवारवाद की और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। एक पर्सनल बात कहना चाहूंगा, मैं बचपन से सर को टीवी पे देखता आ रहा हूं, आज आपने उनके साथ मुझे चर्चा के लिए बिठा दिया, ये मेरे लिए रेड लेटर डे है, बहुत बड़ी बात है। तो सर को प्रणाम, दंडवत प्रणाम, कई बार मिला भी हूं। अब आता हूं मैं अपने पार्टी के उस पे, जो हमारा जो परिवारवाद का है, जिसको मैं डिफेंड करने के लिए आपने अवसर दिया है। देखिए क्या है कि हम कोई क्षेत्रीय पार्टी, परिवारवादी पार्टी, भाषाई पार्टी नहीं है कि एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। अगर मैं एग्जांपल देके दूं तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो है अद्वितीय है, कांग्रेस उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से परिवारवाद का जो है प्रेजेंटेशन उन्होंने किया, उनका प्रेजेंटेशन अद्वितीय था। उनके जैसा कोई एडिटर, कोई स्क्रिप्ट राइटर हो ही नहीं सकता जितनी बढ़िया परिवारवाद की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी। हमारे यहाँ 2014 के बाद से एक अनडिस्क्लोज एग्रीमेंट है कि एक ही परिवार के 2 लोग किसी भी पद पे, खास करके मंत्री आदि पदों पे, मतलब जो टिकट दे सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, बस मंत्री पद पे नहीं रहेंगे। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी हैं, उनके पुत्र भी हैं, बहुत बड़े अंतर से जीते। कोई और विधायक होता तो मांग करता कि मैं तो बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत के आए हैं, लेकिन वो एक विधायक से अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वो क्लॉज की बात कर रही हूँ, यानी आप में एक क्लॉज है कि हम मंत्री पद भले ही लेकिन हम यहाँ पर जो है टिकट दे सकते हैं। कांग्रेस में ये अगर परंपरा चल सकती है कि गांधी खानदान के अलावा और किसी की सुनी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी, कितना भी। तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा हथियार था कि गांधी परिवार में देखिए किसी और की एंट्री नहीं हो पाती है, अध्यक्ष नहीं बन पाते, वो बदलाव कर रहे हैं, आपने इधर बदलाव कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ अध्यक्ष पद परिवार से नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष पद मेरिट से मिलते हैं। मैं अध्यक्ष पद की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैंने तो एग्जांपल दिया है कि अध्यक्ष नहीं बनने को मिलता था, लेकिन इस बार बना दिया। नहीं, पार्टी का अध्यक्ष पद या प्रदेश का अध्यक्ष पद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है राजनीतिक हलकों में। और अगर अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने के जीत के आने के बाद अगर एक ही परिवार से 2 मंत्री बने तो आप मेरे से क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, परिस्थितियां होती हैं, हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है और हम चुनाव जीतने के लिए, यहाँ तो क्लॉज है कि टिकट दे सकते हैं अगर चुनाव जीत के आते तो, लेकिन मंत्री पद नहीं मिलेगा। आप उसको टेक्निकल में क्यों कन्वर्ट कर रही है? मैंने एक बात बताई कि हमारे यहाँ 2 मंत्री एक ही परिवार से नहीं होते हैं। ठीक है विजय जी, आपके पास हम आएंगे। जो अनंत जी से भी मेरा एक सवाल था, क्या आजसू के साथ बीजेपी का जाना एक तरह से एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा जाए इसे, कि कैसे हम देखें? क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे आदिवासी बेल्ट, क्योंकि आज जहां सबसे ज्यादा चुनाव जो हो रहे हैं 43 सीटों पे, आदिवासी बेल्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर, उनको अगर भुनाना है, उनको अगर उनसे वोटिंग की दरकार है या उनसे वोट लेना है, तो आपको आजसू के साथ जाना पड़ेगा और इसी के जरिए जो है वो सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। तो आजसू के साथ जाने को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? आजसू को साथ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पिछला चुनाव का देखें, 2019 का चुनाव, तो उसमें आजसू से एक बड़ा नुकसान हुआ। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट परसेंटेज कम नहीं था 2019 में भी, इवन जेएमएम से बहुत ज्यादा वोट उसके पास है, लेकिन आजसू का यदि कॉम्बिनेशन उसके साथ होता तो वो परसेंटेज सीटों में कन्वर्ट हो जाता। वो नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने एक और बदलाव किया था कि जो आदिवासी है उसकी बजाय, या जो भी लोकल इलाके हैं, जैसे झारखंड में आदिवासी थे तो उन्होंने नॉन आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाया, रघुवर दास जी को। महाराष्ट्र में जो था, मराठा की जगह नॉन मराठी को बनाया, देवेंद्र फडणवीस जी को। हरियाणा में जाट इलाका है तो वहां नॉन जाट को बनाया, खट्टर साहब को। लेकिन अब तीनों ही जगह उनको बदलना पड़ा। इसका मतलब उनको समझ में आया कि ये जो नीति है वो नहीं चल पाएगी। आज सारा का सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों पर है, आजसू के साथ है, चंपई सोरेन के साथ है, बाबूलाल मरांडी के साथ है। क्योंकि जिस इलाके में जिस कम्युनिटी का, जिस समुदाय का, समाज का प्रतिनिधित्व है या हिस्सेदारी बड़ी है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सोचिए, पिछले चुनाव में तो मुख्यमंत्री जो थे वही चुनाव हार गए, रघुवर दास, और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार से हार गए। तो ये एक बड़ा बदलाव किया, मैं समझता हूँ अच्छा बदलाव है। समझ में आनी चाहिए बात कि जो लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं उस पर एक काम किया जाना चाहिए। इसलिए आजसू भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो चंपई सोरेन है, अब वो कितना बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन और कोल्हान में सीट ही नहीं मिली थी उनको 14 में से, तो उसमें से 7-8 सीटें भी वो ले आएंगे तो एक बड़ा बदलाव वहां पर होगा। घुसपैठियों की चर्चा बहुत हो रही है। जाहिर है कि इस पूरे चुनाव में घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया और वो घर जमाई का एक मुद्दा बनाया कि जो घुसपैठी है बांग्लादेश की, वो आकर कहते हैं इसे, दामाद का जो इशू है उसको बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन ये भी पूछना चाहिए कि कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार। अभी 24 साल पूरे हुए हैं झारखंड को बने हुए,
2000 में बना था, वाजपेयी सरकार ने बनाया था। मैं बहुत झारखंड जाता रहा हूँ, राजनाथ जी उसके प्रभारी रहे, वेंकैया नायडू जी प्रभारी रहे और तमाम लोग वहां रहे। तो वहां पर 13.5 साल एनडीए की सरकार रही है। 13.5 साल, 24 में से 13.5 साल एनडीए की सरकार रही है। तो वो घुसपैठिए उस वक्त आए या सिर्फ सोरेन साहब के साथ वक्त में आए हैं? पहली बात। दूसरी बात, झारखंड वो राज्यों में से है जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। जो 5 राज्य हिंदुस्तान के हैं जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं आती, तो फिर क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है? वो जो बॉर्डर पार करके आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो राज्य। और 13.5 साल आपके पास है, ये घुसपैठिए पिछले 4 साल में आए हैं क्या? 5 साल में आए हैं? ठीक है, इस समय भी आएंगे, ये लगातार 20 साल। ये बड़ा इशू है, इसमें कोई बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, इसको लेकर लेकिन जिम्मेदार केवल कौन है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये प्रदीप जी आपके पास आएंगे, जवाब दे दीजिए इसका, उसके बाद हम जाएंगे आनंद जी के पास में। जी देखिए, अगर कांग्रेस ने वैसे देखिए कई बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा करके, उनका इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है जब राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक भी इंस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बगल में बंगाल है, बंगाल में ममता दीदी जी हैं और उसके बगल में इंडिया अलायंस की सरकार है। तो अगर त्वरित गति से कोई काम होता है तो उसके लिए पिछली सरकारों को दोषी ठहराना कहां तक उचित होगा? अगर एक सिस्टमेटिक पूरे क्रमबद्ध तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज करने की बात की जा रही हो, तो उसके लिए क्या इतिहास उसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा? अरे राहुल जी बढ़िया नहीं बोल पाते तो इसके लिए क्या नेहरू जी और राजीव जी या इंदिरा जी जिम्मेवार माने जाएंगे? आप बताइए, इस प्रकार की एनालॉजी नहीं चलेगी इसमें। अगर आप सिस्टमेटिकली यहां पे ले आकर के बसाएंगे और इस तरह से देखिए, ये जो लव जिहाद और लैंड जिहाद वाले मुद्दे होते हैं, लव जिहाद 15 दिन में इंस्टेंसेस आए हैं, 15 दिन में आया, उसके बाद लड़की सूटकेस में मिली है। प्रदीप जी, विजय जी पूछ रहे हैं, वो इतिहास में नहीं जा रहे, वो पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है झारखंड, फिर अगर एंट्री हो रही है तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है वहां पर उन्हें रोकने की? क्योंकि बॉर्डर एरिया को अगर सुरक्षित रखना है तो वो सारे काम जो है वो केंद्र सरकार के हैं, और केंद्र सरकार किसी है ये सभी जानते हैं। अगर सवाल उस पे है, अगर स्टेट गवर्नमेंट सिस्टमेटिक, इंडिया अलायंस है बंगाल में भी और झारखंड में भी, आप चाह जाए तो कौन रोक सकता है? राज्य सरकारों को कोई निरंकुश क्या ये केंद्र सरकार निरंकुश थोड़ी है? राज्य इंडिपेंडेंट है अपने काम को करने के लिए, उनका गृह विभाग है। केंद्र सरकार सूचनाएं दे सकती है कि यहाँ पे घुसपैठ हो रही है, अगर राज्य उसको इंप्लीमेंट ना करे, उसको अनदेखा करे, तो क्या केंद्र जबरदस्ती करेगा क्या? आप बताइए, इस तरह के इंस्टेंसेस हैं? नहीं, ममता जी और यहाँ पे जो मिलकर ताली मैं ये कह रहा हूँ कि केवल 5 साल में ही सारे घुसपैठिए आए हैं झारखंड में। सर 6 महीने में आ सकते हैं, दिल्ली में तो 6 सारे के सारे लोग, घुसपैठिए। सारे दामाद जो है 5-6 महीने में बन गए हैं। अरे सर, क्या एक साल में अगर एक साल में 1 लाख दामाद बनाए तो 5 साल में 5 लाख दामाद तैयार हो गए कि नहीं? और उसका इंपैक्ट कितना होगा सर? चलिए, कांग्रेस कह रही है 2014 के बाद से सारे रोहिंग्याज आए हैं, वहीं आप कह रहे हैं 5 साल में ही सारे आ गए हैं। चलिए, हम यहाँ पर हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, चुनाव विश्लेषक है। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का चल रहा है सब कुछ, 43 सीटों पर झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो हो रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, इस बार का जो चुनाव है और फर्स्ट फेज का चुनाव है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए कि पिछली बार जो कोल्हान की 14 सीटों थी उसमें से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार चुकी थी। और वो हार जो हुई थी, वहां के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, जो कोल्हान से ही आते थे, और उनका इमेज इस तरीके से खराब हो चुका था वहां पे, जिसके कारण स्थितियां ऐसी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव। लोग कहते हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जेएमएम ने हराया। मेरा मानना है कि जेएमएम ने रघुवर दास को इस बार के चुनाव में 2019 के चुनाव में हराया था, और रघुवर दास के हारने के कारण वहां की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हार गए थे। इस बार सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संगठित होकर चुनाव लड़ते हुए दिख रही है। जो आजसू पार्टी पिछली बार चुनाव अलग होकर लड़ा था, और उसके अलग होने से सबसे ज्यादा कहीं प्रभाव पड़ा था तो यही कोल्हान और छोटा नागपुर के क्षेत्र में पड़ा था, चूंकि वोटों का बिखराव और आजसू की अपनी भी पकड़ इन्हीं क्षेत्रों में थी, जिसके कारण वोटों का बिखराव काफी अधिक देखने को मिला था, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगता और चुनाव हार गई थी। तो इस बार लगता है कि संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं और संभल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका परिणाम जो भी हो जनता को चुनना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 2 तरफा चुनाव होगा, और अब देखना है कि जनता किसे दो तरफा चुनाव थोड़ा सा समझना चाहेंगे इसको लेकर के।
दो तरफा चुनाव मात्र भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों संगठन, चाहे उनके साथ यूपीए का जो गठबंधन है और इधर जो एनडीए का गठबंधन है, बिल्कुल, यानी कि इंडी और एनडीए में खास तौर से जो है यहाँ पर चुनावी जो है वो चुनौती जो है एक दूसरे के साथ है। आपसे यहाँ पर मनोज जी ये भी समझना चाहेंगे, इस बार जो मुद्दे हैं वो कई सारे उठे हैं। वैसे अगर झारखंड के अंदर में एक मुद्दा और देखा जाए, क्योंकि जब जनता से बातचीत भी हो रही थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक मुद्दा है कि यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जैसे जामताड़ा वाला इंसिडेंट भी सामने आया था, उस पर तो इवन पिक्चर और मूवी जो है वो भी बन करके सामने आई थी कि किस तरह से वो लोग जो है डिजिटल चीज़ों में जो है या फिर फ़ोन के ज़रिए जो है ठगी की सारी चीज़ों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। यानी युवाओं का जो एक पूरा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस तरह से ठगी का में जो है लिप्त हो रहा है, इस तरह से गलत कामों में चला जा रहा है। इस मुद्दे को उतने ज़ोर शोर से नहीं उठाया गया, बल्कि उठाया गया है घुसपैठ का मुद्दा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? इस बार जो तमाम मुद्दे उठे हैं ईडी को लेकर के, उनकी कार्रवाई चल रही है, घुसपैठ को लेकर के, बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के, उसको लेकर के कल हेमंत सोरेन की तरफ से पलटवार भी किया गया है कि हम तो वोट के जरिए जो है इनका दम निकालेंगे। तो इस तरह के कई बातें जो है सामने आई है। क्या मुद्दा आपको लग रहा है आपके टाइम में जो काम कर रहा है? देखिए, जहां तक घुसपैठियों की बात है, ये एक झारखंड का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में ये अपने बातों को रखते हैं और पूरे देश में जनता ने उसको कहिए कि कैच किया, अपने तरफ उसको खींचा उस मुद्दे ने। तो ये मानना कि नहीं सिर्फ ये झारखंड का मुद्दा है, ऐसा नहीं है। जो मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि आगे भी भारतीय जी मनोज जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो फिलहाल मनोज जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। आनंद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, जो भी बात मनोज जी ने कही है, क्योंकि ये अब बीजेपी के लिए साख का सवाल है यहाँ पर चुनाव जीतना। इस बार आप गठबंधन में लड़ रहे हैं और बहुत फूंक फूंक करके कदम उठा रहे हैं, इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन खासतौर से छोटा नागपुर का जो एरिया है वहां पर आप लोगों को दम दिखाने की जरूरत है, जहां आज वोटिंग हो रही है। निश्चित तौर पे कौन सा चुनाव साख का मुद्दा नहीं होता है। हर चुनाव इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और सारे बराबर होते हैं। केवल दो ही चीज मिलती है, तो जीत मिलती है तो हार मिलती है। और अगर आप चुनाव की बात करें तो हमारा परफॉर्मेंस बाकी सब लोगों से बहुत बढ़िया है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और भारतीय समाज, भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय मतदाता जो इन सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझता रहता है। आप अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं, अलग अलग अलंकरण यूज कर सकते हैं और बहुत सारे रस प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन असल मापक तो जनता है और जनता अपने भविष्य को किसके हाथों में सुरक्षित देखती है, इसका मापक जो है पिछले 3 आम चुनाव हैं और बीते विधानसभाओं के चुनाव हैं। ठीक है, ठीक है। आनंद जी आपके पास हम आएंगे। हमने मनोज जी को सुना, वो कह रहे हैं कि रघुवर दास जो कि मुख्यमंत्री थे बीजेपी की जब सरकार थी यहाँ पर, तो उनके कई ऐसे कार्य रहे हैं जो नागवार गुजरे और यही वजह रही है कि बीजेपी सत्ता से हट गई और उसके बाद देखिए कि अब उनको आजसू के साथ जाना पड़ रहा है और वहां पर चुनावी मैदान में वो हैं। आप रघुवर दास के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं और क्या उनके द्वारा पहले किए गए कार्य का असर आज के वक्त में पड़ सकता है या उन सबको जो है बीजेपी ने छांट दिया है? किरण जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, इसलिए उसके पहले प्लीज अलाउ मी 1 मिनट टू रिस्पॉन्ड टू विजय जी। Sure. विजय जी ने मैं विजय जी के बारे में अंग्रेजी में कहना चाहता हूं कि ही इज अ वेरी वाइज इलेक्शन एनालिस्ट, क्योंकि अगर हिंदी में मैं कहूंगा विजय जी बहुत चतुर हैं तो वो थोड़ा निगेटिव चला जाएगा, इसलिए मैंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया कि वेरी वाइज इलेक्शन एनालिस्ट। तो मुझे लगता है कि विजय जी ने जो कहा घुसपैठियों को लेकर, उसी में उसका उत्तर भी छुपा हुआ है, इसलिए मैंने उनको वाइज कहा है कि उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में ही ऐसा हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। वो रामायण में ना, ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा ताहि दूध कपि रूप दिखावा, तो वैसे ही, क्योंकि शुरुआत में जब विजय जी घुसपैठ होता ना तो उसका असर बहुत नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आप 10 साल को देखेंगे तो जो बीज आप लगाते हैं, जिस बीज की आप लापरवाही करते हैं, वो फलने फूलने लगता है। तो आप जो 4.5 साल वाला है, और चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है आपने स्वयं का, तो ये ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो आप बीएसएफ पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं, लेकिन जो घुस गई है उसको इन्फिल्ट्रेट करने में, क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी है कि गोवा तक ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, और जो आप अभी उनके बात कह रही हैं रघुवर दास जी, प्रदीप जी ने ये कहा कि अगर राज्य सरकार उन्हें रोकना चाहे तो ठीक है, वो रोक सकते हैं। अगर वो उनकी एंट्री कराना चाहते हैं तो केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं?
उन्होंने इस बात को रखा। केंद्र सरकार, किरण जी, केंद्र सरकार ये कर सकती है कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो केंद्र सरकार की ही पुलिस बल तैनात रहती है ना, लेकिन बीएसएफ पल्ला तैनात झाड़ रहे रहती हैं, है। प्रदीप जी पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। अब प्रदीप जी तो राजनीतिक मजबूरी है उनकी, हम लोगों की तो कोई राजनीतिक मजबूरी है नहीं। वो तो अभी परिवारवाद को भी इतने अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे थे। अब रघुवर दास जिसकी बात अभी कर रही हैं आप, रघुवर दास जी के पुत्र या पुत्रवधू किसी को टिकट मिला है, वहां से पुत्रवधू को मिला है टिकट शायद, है ना, उनकी बहू को। और उसी तरह चंपई सोरेन जी के पुत्र को मिला है। तो ये परिवारवाद अब कोई इशू नहीं रहा। इशू ये है, परिवारवाद की असली परिभाषा ये है कि अध्यक्ष का पुत्र ही अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री का पुत्र ही मुख्यमंत्री होगा। जैसे आप कश्मीर में देखिए तो 3 पीढ़ी से परिवारवाद चला आ रहा है। शेख अब्दुल्ला का पुत्र फारूक अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होगा, फारूक अब्दुल्ला का पुत्र ही मुख्यमंत्री होगा। बिहार में लालू यादव के पुत्र ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे कितने भी योग्य नेता उस दल में हो, चाहे नहीं। ठीक है आनंद जी आपके पास वक्त की कमी है। विजय जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर आनंद जी ने किया और बाकी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कहा। जवाब दे दीजिए। नहीं, आनंद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं। ठीक है, दोनों चीजें, वो उनको स्वर्ण कमल मिला हुआ है, आपको पता है। सर यहाँ एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि तारीफें बहुत हो रही है एक दूसरे की तरफ। नहीं, उनको आप पढ़ा कीजिए आनंद जी को, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर। और आज पूरे प्रोग्राम में चर्चा ही स्क्रिप्ट की हो रही है, तो स्क्रिप्ट राइटर हमारे पास बहुत अच्छे हैं। बात वो है, दोनों बातें ठीक कर रहे हैं ना, आनंद जी भी जो बात कर रहे हैं वो भी बात ठीक है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि घुसपैठियों की समस्या वहां बड़ी समस्या है ना। लेकिन वो केवल प्रदीप जी की, जो जैसे आनंद जी ने भी कहा, उनकी मजबूरी क्या, उनका काम ही है कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करें। लेकिन यदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तो राज्य सरकारें, मैंने कहा कि बीजेपी की भी सरकारें वहां पर रही है और ये केवल 4 साल का इशू नहीं है, तो बड़ा इशू है। और उस पर, इसको मैं ये नहीं कह रहा कोई उन पर बंदूक नहीं डाल रहा हूं, लेकिन वो सबको उस इश्यू पर करना चाहिए। और ये बड़ी गंभीर समस्या झारखंड की है, जहां डेमोग्राफी बदल रही है, उसको इसमें ध्यान रखना चाहिए। परिवारवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी लगातार बदलती रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।